नमस्कार, आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और दर्शकों से मैं आपको जोड़ूं हर्ष, उससे पहले हम बात करने वाले हैं पेटीएम पर। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है तो पेटीएम के जरिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो अब यहां पर थोड़ा सा बदलाव आता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलिंग प्लेटफॉर्म जो है वो बंद कर रहा है पेटीएम, और अब आप ब्रोकर के जरिए निवेश कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आसानी से समझते हैं या आसान भाषा में समझते हैं। हर्ष बताएं, अब अगर किसी के पास पेटीएम में खाता है और पेटीएम के जरिए वो किसी फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो क्या बदलेगा? कविता, पेटीएम मनी पे जो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे, पेटीएम ने कहा है कि अगर आप उस डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 25 जुलाई के बाद ये वो सिस्टम चेंज कर रहे हैं जहां पे इन्हें उनके ब्रोकिंग कोड के हिसाब से करना होगा। उस प्लेटफॉर्म पे जाके उन्हें इन्वेस्ट करना होगा जहां वो टाई अप कर रहे हैं बीएसई स्टार एमएस के साथ में, और ट्रांजैक्शंस जो एग्जीक्यूट होंगे वो बीएसई स्टार एमएस के प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होगा। और पेटीएम उसमें लिंक कैसे होगा कि वो उनकी जो ब्रोकिंग एंटिटी, जो स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी है, उस एंटिटी के थ्रू ये पूरा रूट किया जाएगा। अब पेटीएम में जो अपने जो कम्युनिकेशन अपने सारे इन्वेस्टर्स को भेजा है, जिसका हमने ऑनलाइन देखा था, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको एक कंपल्सरीली एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, और लेकिन ट्रांजैक्शंस आपके डीमैट के थ्रू नहीं होंगे। सो दिस इज, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपका कंपल्सरी डीमैट अकाउंट खोलना होगा। उसका कारण जो बता रहे हैं वो ये है कि ये एक सेबी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बीएसई स्टार एमएस पे अपना यूनिक क्लाइंट कोड जो यूसीसी क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना कंपल्सरी है। सो वेल, जहां तक मेरी समझ है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, क्योंकि हम भी बीएसई स्टार एमएस का प्लेटफॉर्म ही यूज करते हैं म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए, और इसमें कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है। बट नेवरदलेस पेटीएम मनी ने ये अपने सारे इन्वेस्टर्स से बताया है कि सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से आपको कंपल्सरी डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जो पेटीएम मनी आपको फ्री ऑफ चार्ज खोल के दे रहा है। और इन्वेस्टमेंट्स जो आप अभी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आरआईए कोड के अंदर में कर रहे थे पेटीएम मनी से, वो अभी आप एक ब्रोकिंग एंटिटी के थ्रू करेंगे, और उसी के लिए आपको ये माइग्रेशन करना होगा, और कोई केवाईसी की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स है जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को फुलफिल करनी होगी। हालांकि डायरेक्ट प्लान्स है तो यहाँ पर जो हमारी एक्सपेंस आएगी निवेश करने की, क्या वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? उसका खाका कैसे ड्रॉ होगा हर्ष? सो वेल कविता, देखिए, जो भी आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने XYZ स्कीम और डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट किया है, उसमें डायरेक्ट प्लान में ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है, वो स्कीम की जो टीआर है वो तो वो सही सेम रहेगी। आप कोई भी चैनल से इन्वेस्ट करें, आप कोई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्ट करें, आप आरआईए कोड में करें, आप बीएसई स्टार एमएस में करें, आप कोई भी कोड यूज करते हैं, जो डायरेक्ट प्लान है उसका जो टीआर होता है, जो स्कीम लेवल पे टीआर होता है, वो सेम रहता है। अब अगर आप जो पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे थे तो वहां पे भी आपको उतना ही चार्ज लग रहा था, और अब जब आप अगर ये ब्रोकिंग कोड में शिफ्ट करेंगे तो स्कीम लेवल पे उतना ही टीआर लगेगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब आप एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से करते हैं और अगर यूनिट्स आपके डीमैट में आते हैं और आप अभी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, सो ब्रोकर विल बी एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन ऑन यू एज अ स्टॉक ब्रोकर, हो सकता है कि वो उस पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस लगाएं, सो वो आपको एडिशनली आपसे लेंगे। ये नहीं कि स्कीम में से आपका टीआर एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा। तो ये एक एम्बिग्विटी है जो समझना होगा कि डीमैट अकाउंट उन्होंने क्यों मैंडेटरी कहा है। हालांकि बीएसई स्टार एमएस पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट का कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ये बता क्यों पा रहा हूं, क्योंकि हम खुद बीएसई स्टार एमएस यूज करते हैं और ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक्चुअली सेबी को या तो क्लैरिफिकेशन देना होगा कि किस वजह से पेटीएम मनी ने ये कहा है कि सेबी रेगुलेशंस के तहत में इट इज मैंडेटरी टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। आई थिंक सेबी या पेटीएम मनी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दे तो शायद बाकी उनके इन्वेस्टर्स उनको क्लैरिटी मिले। तो इस खबर के बाद हर्ष, क्या आपको लगता है कि बाकी तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो पैसे लगाते हैं उनको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए या इस तरह के चेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए? क्या आने वाले वक्त में हम बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसा कोई बदलाव देखेंगे? वेल, क्वाइट ऑनेस्टली कविता, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म लोगों ने बहुत एंथुजियाज्म में शुरू तो किया है, लेकिन हालांकि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मेकिंग मनी, राइट? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कब तक कोई भी सर्विस फ्री में देंगे? अगर आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, तो वो कब तक कोई भी चीज फ्री में देते रहेंगे? हमने पास में भी एक और बड़ा नाम सुना था जिन्होंने अपना डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बंद किया था। ये सेकंड प्लेटफॉर्म है जो बंद कर रहा है।
और इनडायरेक्टली अगर आप स्विच करते हैं लोगों को कहते हुए कि ब्रोकिंग अकाउंट में आना है और आपको डायरेक्ट प्लान ही रहेगा, लेकिन हमारे थ्रू करेंगे तो हम कोई ब्रोकरेज चार्ज लगेगा जो सो ये इवेंचुअली होने ही वाला है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन लास्ट तक रुक सकता है, कौन ये कॉस्ट मैनेज कर सकता है। कोई भी बिजनेस है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ इट कॉस्ट तो रिकवर करना ही चाहेगा, और डायरेक्ट प्लान में जब कोई कमीशन नहीं है, तो ब्रोकरेज नहीं है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म कैसे पैसे बना रहा है। तो जो भी डायरेक्ट प्लान के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं उन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए फॉर श्योर कि आगे जाके जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो उनका भी यही हाल हो सकता है। और एक चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी है, आप भले ही कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा इवेंचुअली म्यूचुअल फंड को जा रहा है। तो अगर मान लीजिए इस और एग्जाम्पल में जो हमने बताया कि पेटीएम मनी अपना डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बंद कर रहा है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है जिनका पैसा उस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक फंड हाउस में गया हुआ है, वो अगर रिडेम्पशन करना चाहे तो डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू या रजिस्ट्रार जो कैम्स कार्वी हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आपके पैसे अटक गए, वो बात नहीं है। तो ये एक चीज है कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर बंद भी होता है, आपके पैसे फंड हाउस के पास है, वहां से आप डेफिनेटली उसे रिडीम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह से प्लेटफॉर्म को अगर पेटीएम मनी की बात करें, एमएफ बीएसई स्टार्स में शिफ्ट किया जाएगा, क्या ये इस तरह की भी कवायद है कि इस पूरे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसको ऐसे देखा जा सकता है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। सो स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस क्या है वो समझिए। सेबी रेगुलेशंस ने क्या कहा था, वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पूलिंग ऑफ फंड्स किया था कि आप फंड्स को पूल नहीं कर सकते, आप जो इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं वो फंड हाउस को डायरेक्टली जाना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, कई प्लेटफॉर्म्स खुद लेते थे वो पैसा अपने अकाउंट में और फिर वो फंड हाउस को ट्रांसफर करते थे। तो सेबी ने उस पर रोक लगाई है। बीएसई स्टार एमएफ एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां करीबन 2 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस मंथली होते हैं। इट्स अ वेरी वेल रेगुलेटेड एंटिटी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है पूरे ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है बिटवीन फंड हाउसेज, इन्वेस्टर्स और तो ये एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा रेगुलेटेड है। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जो अभी इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न की बात है ना, ये कम्युनिकेशन में कहीं तो कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे पेटीएम मनी बार बार आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बीएसई स्टार एमएफ पे आते हैं और यूसीसी क्रिएट करते हैं, वहां पे आपका यूनिक क्लाइंट कोड क्रिएट करते हैं, उसके लिए डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है और ये सेबी के रेगुलेशंस भी हैं। तो वो चीज पे थोड़ा क्लैरिटी आना जरूरी है। या तो पेटीएम मनी दे, या बीएसई स्टार एमएफ दे, या तो सेबी दे कि भाई ऐसा क्या है रिक्वायरमेंट, और है तो फिर इन्वेस्टर्स को क्यों डीमैट अकाउंट, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन्वेस्टर्स को क्यों फोर्स किया जा रहा है उनके नाम पे कि आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। मेरी समझ ये है कि जब इन्हें डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इट्स मोर टू डू कि फिर एक इंसान के पास एक इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट है मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो शेयर की ट्रेडिंग भी कर लेगा, एफएनओ कर लेगा, या म्यूचुअल फंड्स में अगर वो डीमैट अकाउंट के थ्रू करता है तब उसमें चार्जेस लगेंगे। तो जो डायरेक्ट प्लान से उन्हें कमाई नहीं हो रही थी, वो इस तरीके से इन्हें एक इन्वेस्टर अगर उस प्लेटफॉर्म पे आता तो कहीं ना कहीं कोई दूसरे प्रोडक्ट खरीदेगा और उस पर उनकी कमाई होगी। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको तमाम समझाइश दे दी। अब आप पेटीएम मनी से अगर पैसे लगाते हैं म्यूचुअल फंड में तो एक ब्रोकर के जरिए आपको अब जाना होगा और इस पूरे प्लेटफॉर्म को एमएफपीएसई स्टार में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उसी के मुताबिक फिर पूरी प्रक्रिया जो है आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन इस बीच हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष त्रिपाठी। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सोलापुर से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, आपने ये जो फंड्स डाले हैं पोर्टफोलियो में कब डाले थे? आपका आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। आपने जो पोर्टफोलियो में फंड्स शामिल किए हैं, ये कितने साल पहले का निवेश है, कब से शुरू किया है? मैम ये 2020 से ही चालू किया है। इसमें केवल ये लास्ट के 2 हैं जो आदित्य बिरला सन लाइफ और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, ये मैंने 2018 से चालू किया था। रेस्ट सारे मैंने 2020 अप्रैल में चालू किए हैं। ये इतने सारे फंड्स आपने कहाँ से इकट्ठा किए, मतलब किसने आपको सलाह दी? मैम टीवी पर देख देख करके ही मैंने अपने मन से डाले हैं। कोई फिक्स उस पे नहीं किया है। अनमैच्योर्ड वे में ही मैंने प्लानिंग किया था। अभी एक मैच्योर्ड वे में जाना चाहता हूँ, इसीलिए अप्रोच किया है मैंने। चलिए, अच्छा किया आपने अपना सवाल हमें भेजा है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए ना सर, आपको इतने फंड्स की जरूरत है नहीं। बहरहाल आपने एक मुश्त भी निवेश किया है, आपकी एसआईपी भी चल रही है। 13 साल में 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। रिटायरमेंट का लक्ष्य है क्या? नहीं, रिटायरमेंट में तो अभी करीबन 15-16 साल है। बेटी के लिए चाहिए, बेटी और बेटे के लिए। तो 13 साल में इतना पर्याप्त होगा उनके लिए?
अब एक एवरेज मैंने प्लानिंग किया है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बाई कैलकुलेटिंग अगर मैं 5-7% एवरी ईयर इंक्रीज करता हूँ उस हिसाब से। अदरवाइज 10% टारगेट करेंगे तो 5-7% कर ही डालेंगे, है ना? हाँ तो हाँ, वैसा ही प्लानिंग है। बट अभी अगर मैं पूरा कॉर्पस पकड़ूंगा तो कॉर्पस के हिसाब से तो मुझे एक्चुअल में 5 करोड़ चाहिए, 5 CR चाहिए, रिटायरमेंट प्लस बेटी का एजुकेशन एंड ऑल। चलिए, जितना ऊंचा एम कर सकते हैं उतना ऊंचा एम कीजिए, उतनी निवेश राशि भी आपको बढ़ानी होगी। अभी नहीं तो आगे चलकर धीरे धीरे ही सही बढ़ाइएगा, लेकिन कम से कम आपको पता तो है कि 5 करोड़ कुल मिला के जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल 1.5 करोड़ की करते हैं प्लानिंग। हर्ष बताएं। वेल मनीष जी, ये तो अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया, तो कुछ नहीं तो कम से कम पैसे जमा हो रहे हैं। अब उसे हम एक्चुअली कंसोलिडेट करके एक सिस्टम में बैठा लेते हैं। तो ये बात सही है कि आपने बहुत सारी स्कीम्स ले रखी है। आपका जो 4 फंड्स में आपने लमसम के 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और करीबन 13 कितनी स्कीम्स है आपके पास, जो 15 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास 12 स्कीम्स हैं। तो इतना जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हजार रुपए की आप इतनी सारी SIP करेंगे और आप, हमें ऐसा लगता है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। हमें क्या करना होगा, पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे ताकि हम सब कुछ लें, मार्केट के सारे सेगमेंट में एक्सपोजर लें, एट द सेम टाइम हमें अलग अलग फंड हाउस, अलग कैटेगरी की बेनिफिट मिले। तो अभी आपका जो 15,000 है वो SIP के पोर्टफोलियो का बता रहा हूं मैं, और ज्यादातर मैंने वही स्कीम्स ली है जो आपके पोर्टफोलियो में है। सिर्फ एक मैंने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल फंड जोड़ा है। तो आपके पास कैनरा रिबेको ब्लू चिप फंड है, उसमें आप अभी 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें, जहां पे आप 1,000 कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप है, उसमें 2,000 रखें, जो आप अभी कर रहे हैं 1,000 का, उसको 2,000 कर दीजिए। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड में 2,000, HDFC मल्टी कैप जिसमें अभी तक आपने लमसम किया है, उसमें आप 5,000 करिए, और कोटक गोल्ड ETF उसमें आप 1,000 रुपए करिए। जो आपका 15,000 का जो टारगेट है वो इसमें आ जाएगा। अब मैंने स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड इसके लिए बने रखा है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे। आपके पास 2 IT टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड, तो मैं मान रहा हूं कि आप इसमें बने रहना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ नाम सुन के कोई रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट किया है और इसमें आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 4,000 रुपए का। सो SBI स्मॉल कैप, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी बंद करिएगा और उसकी जगह में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, जिसमें आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो ये आपकी ये रहा पोर्टफोलियो कंसाइज करने के लिए। और बाकी जो स्कीम्स आपने 1,000 ये सभी कर रखी है, उन सब में से रिडीम करिए, और जो पैसा पूरा इकट्ठा होता है उसे इसी प्रोपोर्शन में इन 5 स्कीम में डिवाइड कर दिए, जो मैंने आपको अभी बताई है, 4 या 5 जो मैंने आपको अभी बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। डॉक्टर दीपक मित्तल का सवाल मैं लूंगी, और इनका कॉल नहीं लग पा रहा है। 6 फंड्स हैं। हर्ष 45,500 रुपए निवेश कर रहे हैं, 2 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। फंड्स की लिस्ट आपके पास है, बताएं। सुनील, कविता, अगेन स्कीम्स बाय इटसेल्फ सारी अच्छी हैं, और 45,000 रुपए के लिए अगर 6 स्कीम में कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड नंबर ऑल्सो। लेकिन उसमें भी अगर हम देखेंगे 3 फ्लेक्सी कैप्स हैं जो हम थोड़ा कंसोलिडेट करें, और फिर से वही है कि अगर यहाँ पे हम अगर एक फ्लेक्सी कैप रखें तो हमें थोड़ा ऑप्शन खुल जाता है मार्केट के दूसरे सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इनका जो 45,000 है उसके लिए मैं इनके स्कीम्स बता दूं किसमें करना है इन्हें। UTI फ्लेक्सी कैप जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है, उसमें ये 5,000 की जगह 10,000 कर लें। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में कंटिन्यू करें जो 10,000 कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में ये 10,000 कंटिन्यू करें। ICICI प्रू मल्टी कैप फंड ये इनके पास ऑलरेडी है, जिसमें 5 कर रहे हैं इन्वेस्ट, उसका ये 10,000 कर दें। और एक इंटरनेशनल प्योर इंटरनेशनल फंड इनके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, जिनके सब्सक्रिप्शन खुला है अभी भी, आदित्य बिरला का NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, इसमें 5,000 करें। तो इस तरह से इन्हें हर मार्केट सेगमेंट का एक्सपोजर मिल जाएगा, और एक इंटरनेशनल फंड जोड़ने का इन्हें मौका भी मिलेगा। बाकी जो सेम राय इनके लिए भी रहेगी कि इन 5 स्कीम के अलावा अगर इनके पास कुछ भी और जो दूसरी स्कीम्स में पैसे हैं वो रिडीम करें और इन 5 में कंसोलिडेट कर लें, ताकि इनके लिए बेटर होगा। जो इनका टारगेट है कि इन्हें 10 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए, वेल इस इन्वेस्टमेंट से पूरा अपने आप में नहीं होगा। इन्हें अपना इन्वेस्टमेंट डबल करना होगा, तब जाके ये टारगेट पूरा करेंगे। सो इमीडिएटली नहीं भी हो तो हर साल अगर थोड़ा बढ़ाते रहे तो अपने लक्ष्य के जितना पास आ सके उतना आ जाए। रिडीम तुरंत कर लें हर्ष, या थोड़ा सा रुक के करें, या किश्तों में करें? सो वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, जो अभी इनकी स्कीम्स हैं वो खराब नहीं है। सो अगर ये उसमें बने भी रहते हैं, फॉर दिस एग्जांपल कि भाई टैक्सेशन इंपैक्ट आ रहा है या कोई एग्जिट लोड लग रहा है, तो जब तक उसका इंपैक्ट इन्हें मिनिमम ना हो तब तक ये बने रह सकते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कीम खराब नहीं है।
अनलाइक मनीष जी का पोर्टफोलियो जो मैं बात कर रहा था, उसमें डेफिनेटली उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। ये वाले जो पोर्टफोलियो डॉक्टर दीपक का जो है, इसमें ये बने रह सकते हैं अगर ये चाहें, लेकिन अगर रिडेम्पशन में उनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, मान लीजिए मार्केट गिरा हुआ है तो कैपिटल गेन्स भी इतना नहीं होगा, इंपैक्ट अगर नहीं है तो कंसोलिडेट कर ले तो बेटर है। अगर टैक्सेशन इंपैक्ट ज्यादा है तो शायद ये थोड़ा वेट भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी दर्शक का सवाल है, उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं हर्ष, क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं? वेल कविता, ये बताऊंगा मैं कि अभी जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन था, हम ये बहुत इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से बाहर आए हैं, जहां पे लोगों के जॉब लॉस हुआ था, पे कट्स हुए थे। हमने बहुत सुना था और देखा था कि लोगों ने अपनी एसआईपी एक बार टेम्परेरी बंद भी की थी, कम की थी। तो अब जब नॉर्मलसी आ गई है, अब अभी हम देख रहे हैं कि आपके जॉब्स वगैरह भी सब स्ट्रीमलाइन हो चुका है, कई जगह पे अप्रेजल्स भी मिल रहे हैं, तो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी ठीक से हो चुकी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी भी एक इनर्शिया है, इन्वेस्टर्स अभी भी अपने पोर्टफोलियो को वापस रिविजिट नहीं कर रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि मेरी अगर इनकम बढ़ गई है तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट या तो पुराने लेवल पे ले आऊं या उससे ज्यादा बढ़ा लूं। तो अब ये है कि आप एक मौका ढूंढें और ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं तो बेशक अब तुरंत बढ़ाइए। अब मार्केट लेवल्स को देखे कंफ्यूज मत होइए कि मार्केट गिर गया, क्या हो गया। और एक चीज ध्यान रखिए, रियल वेल्थ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो इन्वेस्टमेंट्स 10 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं उतना ही करते रहेंगे तो रियल वेल्थ क्रिएट नहीं होती। आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ही बढ़ाना है। तो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, आपकी क्षमता है 1000, 2000, 5000, 10,000 जो अमाउंट से बढ़ा सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लीज बढ़ाइए। और किसी सही समय का इंतजार ना करें, क्यों हर्ष? एब्सोल्युटली राइट। तो इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय है ही नहीं। सही समय ये है कि जब आपके पास कैश फ्लो बन गई, जब आपने अपना मन बना लिया और आपने एक निश्चय कर लिया कि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको उस समय शुरू कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सरप्लस 2000 रुपया भी लगता है महीने का, 1000 रुपया लगता है, तो आप उतना भी बढ़ा लीजिए। क्यों वेट कर रहे हैं कि एक साथ 10,000 होगा तो ही मैं बढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको बढ़ाने में कुछ दिक्कत नहीं आती। 1000 रुपया बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए। धीरे धीरे करके वेल्थ क्रिएशन का आपका जर्नी तो सही जगह पे है, और जब इनकम बढ़ती है और तो आप 5,000, 10,000 जब बढ़ाना उस समय कर ले। तो सही वक्त कुछ भी नहीं है, सही अमाउंट कुछ नहीं है, आपको कुछ एडिशनली नहीं करना। इवन आपको 1000 रुपए जैसे भी बढ़ाने तो क्या दिक्कत है आपको? ये समय तो लगभग खत्म हो ही गया, लेकिन जल्दी से आखिरी सवाल राहुल केवट का मैं लेना चाहूंगी। सवाल आपके पास है, इन्हें फ्रीलांसिंग करके खुद का सेटअप क्रिएट करना है, जल्दी से बताएं क्या सलाह होगी? वेल कविता, मैंने देखा था ये, तो इनका जो फ्रीलांसिंग का वर्क है वो 1 साल का हुआ है, जहां पे इन्हें अच्छी खासी रकम आई है। अब ये कोशिश, अब ये ध्यान सोच रहे हैं कि इनको एक कॉर्पोरेट एंटिटी में एक कंपनी रजिस्टर या एलएलपी रजिस्टर करके ये उसमें काम करें। तो इन्हें ये सोचना होगा कि ऐसा क्या चेंज होगा अगर मेथोडोलॉजी ऑफ वर्किंग, जो भी आज काम कर रहे हैं वो अगर कंटिन्यू करते हैं इंडिविजुअल नेम में फ्रीलांसिंग मोड में, तो इन्हें क्या काम कम मिलेगा, या कॉर्पोरेट फॉर्म में जाएंगे तो इन्हें काम ज्यादा मिलेगा। तो ये इन्हें डिसाइड करना है, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी फॉर्म करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसके कॉस्ट लगते हैं, उसका एक कंप्लायंस शुरू हो जाता है, आपको आरओसी की फाइलिंग चालू हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर मैं कॉर्पोरेट एंटिटी में जाता हूँ, एलएलपी हो गया या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, तो आपको एडिशनली क्या मिलने वाला है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि क्योंकि इन्हें सिर्फ 1 साल हुआ है, तो ये और 1 साल शायद रुक जाए और देखें कि इन्हें जो काम 1 साल में मिला है क्या वो कंसिस्टेंटली आ रहा है। अगर वो आ रहा है और इन्हें कोई फंड रेजिंग या कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर कॉर्पोरेट एंटिटी बना के इन्हें क्या मिलेगा, एडिशनली क्या मिलने वाला। तो मैं ये कहूंगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें कि जो फॉर्मेशन कॉस्ट है, कंप्लायंस कॉस्ट है, वो सारी चीजें अगर आपको करनी है और उसके सामने आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, कोई एडिशनल क्लाइंटल मिलता है क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी से डील करना चाहता है, इंडिविजुअल से नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली आप बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके काम में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये खर्चे और प्रोसीजर्स क्यों अपने सर पे लेंगे। अगर आपको बैंक से लोन लेने हैं, आपको अगर फंड रेजिंग कोई इन्वेस्टर्स लाने हैं, तब आपको एक एंटिटी बनानी जरूरी होगी, जो आपका एलएलपी फॉर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड हो। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, थोड़ा वक्त दें अपने काम को सेटल होने के लिए, देखने के लिए कि आपको इतना काम कंटिन्यूसली आने वाला है कि नहीं, और फिर ये खर्चे और कंप्लायंस अपने सर पे ले तो शायद जो ज्यादा बेटर होगा।
फॉर्चुनेटली समय हमारे पास कम है, इसीलिए इतने ही आज सवाल शो में शामिल कर पाएंगे। और इसी के साथ हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। लेकिन तमाम दर्शकों को बता दें कि इस शो पर हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाते हैं। तो अगर आप ऐसे शख्स हैं जो हमारे साथ लाइव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना सवाल और अपनी ये मंशा हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपना सवाल हमें भेजना है। अगर आप लाइव हमारे साथ शो पर बैठना चाहते हैं तो आप अब तब भी अपना सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं और एक लाइन लिख दीजिएगा कि आपको शो पे पार्टिसिपेट भी करना है, तो आपको हम लाइव बैठाएंगे और आपकी बात करवाएंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानर से। दीजिए इजाजत, नमस्कार।